हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और सुबह का राम राम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एलपी टेक परीक्षा 2022-23 और मध्य प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती जो 2022 में कंडक्ट हो रही है, ITITO, उसके रिगार्डिंग फिटर ट्रेड। जी हाँ, फिटर ट्रेड की क्लासेस बिल्कुल फ्री आपको कंप्लीट सिलेबस मेरे माध्यम में, यानी कि पीयूष पीयूष चौबे, मैं पदनाम टेक्नीशियन इंडियन रेलवे में WCR जबलपुर मंडल में कार्यरत हूँ। तो आप उम्मीद है आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ये क्या होता है और फिटर ट्रेड में इसका क्या महत्व है, या कोई सी भी ट्रेड में व्यावसायिक सुरक्षा अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशन की आवश्यकता होती है। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले जो अपना व्यावसायिक स्वास्थ्य मानव कार्यस्थल एवं कार्य वातावरण से संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, जहाँ पर आप कार्य करते हैं अपना वर्कशॉप में जॉब बनाते समय, उसकी कार्यस्थल की सुरक्षा, देख रेख, स्वच्छता, ये सब आपका व्यावसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? कार्यरत जो श्रमिक होते हैं उनकी रोगों से रक्षा करना, ना सिर्फ रोगों से रक्षा करना, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण तैयार करके उनको देना, स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से श्रमिकों को कार्य कुशलता को बढ़ाना। आपको पता है कि जैसा कि आप सभी लोग अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, इससे क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कार्य करने की जो आपकी उत्सुकता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। इसी तरीके से जब आप वर्कशॉप को रेगुलरली क्लीन और व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ परिवेश ही आपका स्वस्थता का प्रमुख कारण होता है। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि व्यावसायिक सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो अगर आप व्यावसायिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते अपने कार्यस्थल पर, तो आपके कार्यस्थल पर दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। अब दुर्घटना क्यों हो सकती है? जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से फैक्ट्री का जो संचालन है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब जब ये संचालन बढ़ता जा रहा है तो कुशल कारीगर जो वहाँ कार्य कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावना होती है कि भाई किसी न किसी माध्यम से दुर्घटना की चपेट में आ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये हमने डेफिनेशन दी है दुर्घटना की क्या होती है। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव से पूछ लिया जाए कि जो घटना कभी भी कहीं भी ना चाहते हुए घट जाती है उसे दुर्घटना कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि दुर्घटना होती क्या है। अब हम आपको दुर्घटना के कारण के बारे में बताएंगे। तो क्या होता है? सबसे पहले दुर्घटना का जो मेन कारण है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अज्ञानता। जी हाँ दोस्तों, अज्ञानता, इग्नोरेंस जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये मेन कारण है। क्या होता है, कई बार जो कारीगर होते हैं उनको मशीन की पूर्णतः जानकारी नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा अपने घर में, जैसे आपने कभी पर्दे के लिए होल वगैरह कराए हो ग्राइंड के माध्यम से, ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से, तो आपने देखा होगा कि वह जल्दबाजी में या पूर्णतः नॉलेज ना होने के कारण वह अपने आप को चोटल कर लेते हैं। यही सेम कारण आपका फैक्ट्री या वर्कशॉप में हो सकता है। अब दूसरा आपका मेन रीजन क्या हो सकता है? उत्सुकता। अब कई बार जो कारीगर जो होता है वो नई मशीन को देखकर उत्सुकता हो जाता है। अब गुस्सा होता है, वो शिट अपन लोगों में भी ये बाय नेचर पाया जाता है कि आपने देखा होगा कि हम न्यू गाड़ी देखकर उसको चलाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, और कई बार ये जो चीज़ें होती हैं हमें दुर्घटना का कारण बन सकती है ना। अब तीसरा आपका रीज़न क्या हो सकता है? अत्यधिक आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस है, जी, जैसे कि आपको पता है कि आप
पुराना जो कन्वेंशनल आप जो मशीन चला रहे थे उसको आप बहुत अच्छे से चला रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली आपने आईटीआई या आपकी फैक्ट्री ने मशीनों को बदल दिया, तो आप उसी आत्मविश्वास में उस नई मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं जिससे आप पुरानी मशीन को ऑपरेट करते थे। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। और चौथा पॉइंट आपका क्या हो सकता है, रुचि की कमी। अगर कई बार क्या होता है, आपका जो ध्यान है वो पूर्णतः आपके कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है ना। यदि आप बेमन से भी कार्य कर रहे हों तब भी दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं, है ना। इसलिए आप ध्यान रखें कि जितना अच्छा और जितना ध्यानपूर्वक आप कार्य करेंगे, आपका जॉब, आपका परफॉर्मेंस उतना ही डेवलप होगा, है ना। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, अनुशासनहीनता, ठीक है, अनडिसिप्लिन। अब ये इनडिसिप्लिन, अब इस सबसे मेन कारण यही होता है। अब क्या होता है कि अपन आपसी कारीगर जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, उसमें कई बार हमारा ध्यान मशीन को छोड़कर कहीं और चला जाता है, या फिर बोल सकते हैं अपन कि अपन लापरवाही कर देते हैं, या फिर इधर उधर वस्तुओं को फेंक देते हैं। कई बार दोस्तों आपस में पानी फेंक रहे होते हैं वर्कशॉप में, या कुछ भी ऐसी अपन छोटी मोटी इनडिसिप्लिन कार्य कर रहे होते हैं जो बड़ी से बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ओवर टाइम, ठीक है। कई बार जो कारीगर है अपने निश्चित कार्य घंटों के अतिरिक्त भी कुछ अधिक कार्य करता है। अब ये उसका ओवर टाइम हो सकता है कि बॉस उससे ज़बरदस्ती करवा रहा है, या हो सकता है उसका फाइनेंशियल कारण है, उसको अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है इसलिए वह ओवर टाइम कर रहा है। लेकिन भाई आपको पता है कि अपने शरीर जो है वो भी एक मशीन की तरह है, आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो वो भी फंक्शनली उतने अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, गलत औजारों का उपयोग, ठीक है। आप जब गलत या बेकार औजारों का उपयोग करेंगे, जैसे कि आप मान सकते हैं, आपने देखा होगा घर में कि अपन एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे अभी दिवाली का रिसेंटली आपका काम चल रहा होगा, तो आपने देखा होगा कि आप पेंट का जो डिब्बा है उसको खोलने के लिए पेचकस को घुसा रहे थे ना, उसमें पेचकस को घुसा के उसको किसी चीज़ से मार के उसके ढक्कन को अप करने का ओपन करने का प्रयास कर रहे थे। तो कई बार क्या हो सकता है कि आप इसको मारते समय आपका मान लीजिए आप पत्थर से या किसी अन्य चीज़ से मार रहे हैं तो वो फिसल के आपके अंगूठे को लग सकती है, और इससे आपका जो पेचकस है वो तो ख़राब होगा ही होगा। इसलिए उपयुक्त माध्यम, मतलब कोई पैनी चीज़ लें, हो सके तो चीजल का उपयोग करें। यही आपका फैक्ट्री में है, वर्कशॉप में भी आपका यही है कि आप प्रॉपर चीज़ का प्रॉपर जगह उपयोग करें। इसी के माध्यम से आप आपकी जो दुर्घटना उनको रोक सकते हैं। अब एक और रीज़न हो सकता है आपका विद्युत वायरिंग का सही ना होना, है ना। ये तो आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं, आपने आईटीआई में भी देखा होगा, या अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़े जो मशीन है उनके लिए एक प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। समुचित रूप से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग वहाँ नहीं कर रहे हैं, या उनका वायर जो है वह अनफंक्शनल है, या बोलें ओपन है, ठीक है, प्रॉपर टेपिंग वगैरह उसमें नहीं हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दुर्घटना का कारण हो सकता है ना। इसके बाद अपना क्या है, मशीनों पर सुरक्षा कवर का ना होना, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा, आप नॉर्मल एक मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपके घर में ही मान लीजिए आप कोई भी एक मशीन का उपयोग करते हैं, तो मशीन का उपयोग करने के बाद उसको प्रॉपर आप कवर करके रख देते हैं, है ना। अगर आप उसको कवर करके नहीं रखेंगे तो आप देखते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं वह कई बार उससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यही सेम कारण, आप सेम रीजन आपका वर्कशॉप या आप कहें फैक्ट्री में भी हो सकता है। इसलिए आप ये प्रयास करें कि आप काम करते समय या काम करने के बाद उसको प्रॉपर व्यवस्थित रूप से रख दें। इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं जो मैंने इसमें आपको दर्शाए नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे मुखाग्र रूप से बता दे रहा हूँ। बेड प्लानिंग भी हो सकती है आपकी अनुपयुक्त योजना। मान लीजिए कि आपको पहले हेक्साइंग करनी थी, है ना, फिर उसके बाद आपको फाइलिंग करनी थी, या मान लीजिए आप मार्किंग कर दी है जॉब की, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जॉब पे आपको ग्रीसिंग लग गया। तो ये प्रॉपर वे में आपने काम नहीं किया, तब आप ग्रीसिंग के बाद आप देखेंगे कि जब आप अपना जॉब 22 में फंसाएंगे तो भाई जॉब
स्लिप होकर गिर जाएगा, जिसके कारण आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं ना। और कार्य करने की अनुचित विधि, बहुत सारे आपने देखा होगा कि आप अपन नॉर्मली एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ मैं अभी आईटीआई का, क्योंकि बहुत से बंदे आप लोगों में से ऐसे होंगे जो आईटीआई करने के बाद कुछ और नहीं कर रहे होंगे, ना तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की होगी और ना जो कभी कंपनी में वर्क कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपको आईटीआई का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो बांधने के बाद बेंच वाइस में बहुत से बंदे क्या करते थे, बहुत तेज़ी से उसको मतलब काट रहे होते थे, हेक्साइंग कर रहे होते थे। ऐसा लग रहा होता था कि बस भाई मतलब मैराथन जीतना चाह रहे हैं। कई बार तो अपन आपस में ही जॉब काटने की प्रैक्टिस कर मतलब इतना तेज़ी से एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि कई बार अपन खुद ही चोटिल होने से बच जाते थे। ये भी एक मेन रीज़न है आपका कार्य करने की अनुचित विधि भी ये रीज़न है। अब आपका मैंने आपको क्या बताया अभी, मैंने अभी आपको बताया कि व्यावसायिक सुरक्षा क्या होती है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है। हर एक ट्रेड या मैं आपको बताऊं हर एक क्षेत्र के लिए या हर एक कार्यस्थल के लिए ये सेफ्टी अलग अलग होती है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। और इसके बाद हमने बात की कि जो दुर्घटना उनके कारण क्या है। नंबर 1 मैंने आपको बताया अज्ञानता, फिर बताया मैंने आपको उत्सुकता, तीसरे पॉइंट पे बताया अत्यधिक आत्मविश्वास, चौथे पॉइंट पे मैंने बताया रुचि की कमी और अनुशासनहीनता, ओवर टाइम, गलत औजारों का प्रयोग, विद्युत वायरिंग का सही ना होना, मशीनों पर सुरक्षा कवर का ना होना, अनुपयुक्त औजार, कार्य करने की अनुचित विधि। अभी आप अगर इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे और आप ये सुन रहे होंगे तो आप ये देखेंगे कि ये बंदा क्यों फालतू में मेहनत कर रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये एक पॉइंट में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ना। और ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा कि निम्न में से कौन सा एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो आप मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे एक एग्जाम्पल में पहला ऑप्शन दिया आपको अज्ञानता, दूसरा उत्सुकता, तृतीय आपको दे दिया आत्मविश्वास और चौथा दिया प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इसमें से कौन सा नहीं है प्रॉपर फंक्शन। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, है ना। अब आपको मैं बताऊं, अब अपन चलते हैं अपना नेक्स्ट अब अपन चलते हैं सेफ्टी। ठीक है, अभी तो अपन ने ये बात तो कर ली कि दुर्घटनाएं कैसे होती हैं। अब अपन देखते हैं कि सुरक्षा होती क्या है। तो दुर्घटनाओं से स्वयं को या अन्य सहकर्मियों का बचाना सुरक्षा कहलाता है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दुर्घटनाओं में स्वयं को बचाना और अन्य सहकर्मियों को बचाना सुरक्षा कहलाती है। और आपको ये तो मेन चीज़ है कि स्वयं तो आप दुर्घटनाग्रस्त ना हो, बल्कि आप जो आपके साथ वाला बंदा है उसको भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाएं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्वयं की सुरक्षा। मैंने इसको सिर्फ नॉर्मली पॉइंटों के माध्यम से लिख दिया है, मैं भी आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, है ना। स्वयं की सुरक्षा क्या होती है, तो आप याद रखें कि जान है तो जहान है। यदि आप स्वयं ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप क्या काम करेंगे और क्या प्रोडक्टिविटी देंगे और कैसे आपके परिवार का भरण पोषण होगा। इसलिए खुद की सुरक्षा बेहद इम्पोर्टेंट है ना। तो 3 प्रकार की सुरक्षा की हम बात करेंगे। सेल्फ सेफ्टी, साधारण सुरक्षा, है ना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं जनरल सेफ्टी। तीसरे होता है मशीन की सुरक्षा, है ना। तो अब पहले हम बात करते हैं सेल्फ सेफ्टी की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुने कि मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कई बार अपन ढीले कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका हाथ जो है ये जॉब में फंस सकता है, आपके कपड़े उस जॉब में फंस सकते हैं जो दुर्घटना का कारण हो सकता है ना। और आपको वर्कशॉप में या जहाँ आप वर्क करते हैं वहाँ पर नंगे पाँव नहीं रहना, है ना। प्रॉपर तरीके से आपको सेफ्टी शूज़ पहने रहने चाहिए, है ना। ये भी नहीं फैशनेबल शूज़ पहन के रखें कि हाँ चलिए हम तो फंकी टाइप का शूज़ पहन के आ गए हैं, है ना। ये भी ना हो। अब फिर उसके बाद चलती मशीन को हाथ से ना रोकें। अपन लोग खास तौर पर लड़कियां ध्यान दें, चलती मशीन को हाथ से न रोकें, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूटी को भी वो लोग चलाते समय पैर से रोकने का प्रयास करती हैं, इसलिए आप चलती मशीन को हाथ से न रोकें। अब जिस मशीन पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए, है ना। जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे चलाए ना। ये आपकी सेल्फ की सेफ्टी हो गई, है ना। इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम साधारण सुरक्षा। तो ये तो अपन को पता है कि वर्कशॉप में साधारण सुरक्षा कैसी हो कि कार्यशाला में आप धूम्रपान ना करें, है ना। हो सकता है कि कई बार धूम्रपान करते समय बिजली का शॉक वगैरह या और भी अन्य दुर्घटनाएं हो जाए, है ना। इसके बाद जब भी आप भारी वस्तु का उपयोग करें तो प्रॉपर तरीके से करें, है ना।
ज्वलनशील पदार्थों को उचित मात्रा में रखें और उचित व्यवस्थित रूप से रखें। कार्यशाला में जो बिजली के जो मतलब आपके जो वायर हैं बिल्कुल ओपन ना हो ना, कवर होने चाहिए है ना। भारी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग करें। कार्यशाला में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। ये आपकी जनरल सेफ्टी हो। अब तीसरी हम क्या बात करते हैं, मशीन की सुरक्षा। तो आप मशीन की सुरक्षा क्या होती है कि मशीनों को जो अपन देखते हैं, जब अपन फाउंडेशन करते हैं तो फाउंडेशन करते वक्त उसकी मशीन जो है ना, उसकी आपसी दूरी प्रॉपर हो है ना, और फाउंडेशन उसका है ना वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल हो, और कहीं प्रकार से हिले ढुले ना। चलती मशीन में आप तेल ग्रीस भी ना लगाएं है ना। चलती मशीन में गियर ना बदलें। मशीन को चलाने से पूर्व उसे थोड़ा सा आप चला के देख लें कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है ना। और आपको मैं थोड़ा सा कुछ और पॉइंट बता देता हूँ, ये मशीन की सुरक्षा में आएंगे, और 100% आपका एक ना एक ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। जैसे कि ग्राइंडिंग करते वक्त आप गूगल्स का उपयोग करें है ना। ये पूछेगा कि ग्राइंडिंग करते वक्त हमें क्या उपयोग करना चाहिए। तो ये जब आपने ITI 2016-17 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ग्राइंडिंग करते वक्त आप गूगल्स का उपयोग करें। ग्राइंडिंग करते वक्त कभी भी व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ही टूट जाए, या जिस जॉब को आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो भी टूट जाए और आपको लग जाए। इसलिए आप ग्राइंडिंग करते वक्त कभी व्हील के सामने खड़े ना हो है ना। कभी भी आपने देखा होगा मशीन आजकल ऑटोमेटिक फीड के माध्यम से मशीनों को अपन फीड देते हैं, तो ऑटोमेटिक फीड देते समय आप मशीनों को यहाँ वहाँ हट जाए है ना। ये मतलब सॉरी, यहाँ वहाँ आप हटे ना, प्रॉपर तरीके से उनको देखें कि फंक्शनिंग वह कर रही है या नहीं कर रही है ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं, सबसे पहले अपन ने बात कर ली क्या की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की कारण बता दी हमने आपको है ना, और हमने ये बता दिया कि सुरक्षा कितनी प्रकार की होती है। हम अब आपको बात करते हैं कि जो वर्कशॉप है या आप जहाँ काम करते हैं या आप जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ आप कुछ स्पेसिफाई साइन देखेंगे। तो वो साइन का क्या मतलब होता है, और क्यों ये साइन क्यों अलग अलग जगह यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुरक्षा चिन्ह की है ना। तो निषेधात्मक चिन्ह मैं भी आपको एक एक करके ये पॉइंट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आपको चित्रों के माध्यम से, मतलब जैसे कि आप बोर्ड पर जो साइन देखेंगे वैसे ही मैं ये साइन आपको अभी वीडियो में आगे बताऊँगा कि ये साइन कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन निषेधात्मक चिन्ह, जैसे आप समझ सकते हैं कि गलत कार्यों के लिए ये मना करते हैं ना। इनका आकार गोलाकार होता है ना। आप ये इंपॉर्टेंट है कि इनका आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। और एक और याद रखेंगे कि जो निषेधात्मक चिन्ह है इनकी पृष्ठभूमि जो है वो सफ़ेद होती है। कौन सी पृष्ठभूमि होती है, सफ़ेद। व ऊपर इनके क्या होता है, काले रंग से संकेत चिन्ह बने होते हैं ना। जैसे कौन कौन से चिन्ह हो गए अपने, ये धूम्रपान ना करना है ना, आग ना जलाना, जलती आग को हाथ से ना उठाना, इस तरीके के आपके क्या चिन्ह हो गए, निषेधात्मक चिन्ह हो गए है ना। फिर इसके बाद आपके आदेशात्मक चिन्ह हो गए कि कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है ना। अब सबसे पहले अपन ने देखा कि निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी थी, काली थी। इनकी आदेशात्मक जो मैंडेटरी है उनकी कैसी होगी, पृष्ठभूमि नीली होगी, ऊपर सफ़ेद रंग का चिन्ह होगा। इसमें आपसे आग्रह किया जाता है कि आप ऐसे काम करें, जैसे कि दस्ताने लगाना, टोपी पहनना, चश्मा लगाना, जूते पहनना, मास्क, ये सुरक्षा पेटी आदि पहनने के लिए आपको आग्रह किया जाता है। इसके बाद सूचनात्मक चिन्ह आप समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव साइंस होते हैं ना। इनका आकार वर्गाकार होता है, पृष्ठभूमि इनकी हरे रंग की होती है, संकेत चिन्ह सफ़ेद होता है। आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। निषेधात्मक चिन्ह आपके कौन से थे, पृष्ठभूमि सफ़ेद थी, ऊपरी काले रंग थे। आदेशात्मक चिन्ह की आपकी पृष्ठभूमि नीली हो गई, ऊपर सफ़ेद रंग हो गया। और आपका जो सूचनात्मक चिन्ह है उसकी पृष्ठभूमि हरे रंग की हो गई और संकेत चिन्ह आपका सफ़ेद हो गया है ना। अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको, आगे चलते हैं तो हम चेतावनी चिन्ह के बारे में आपको बता दें। तो आप समझ सकते हैं चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन। इनका आकार त्रिकोण होगा, पृष्ठभूमि पीले रंग की होगी तथा संकेत चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंग के होते हैं। आप याद रखें ये जो आपकी पृष्ठभूमि है इस पर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इनके साइन बता दूं कैसे कैसे होते हैं ना। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ये निषेधात्मक चिन्ह। आप देख सकते हैं ये अपने निषेधात्मक चिन्ह हो गए ना। आप लोग ध्यान रखेंगे, पृष्ठभूमि सफ़ेद है इनकी, ऊपरी काले रंग से संकेत चिन्ह बना हुआ है। इस तरीके के ये अपने कौन से चिन्ह हो गए, निषेधात्मक चिन्ह हो गए। इसके बाद ये अपना कौन सा साइन हो गया, आदेशात्मक चिन्ह है ना। आप देख सकते हैं कि ये आपको बियर आई प्रोटेक्टिव, बियर हैंड प्रोटेक्शन, यूज एडजस्टेबल गार्ड, बियर फुट प्रोटेक्शन, बियर सेफ्टी हॉर्न्स बेल्ट, बॉस हैंड्स, बियरिंग
प्रोटेक्शन, हेयरिंग प्रोटेक्शन, ये आपके कौन से चिन्ह हो गए, आपके मैंडेटरी साइन हो गए। अब तीसरे हम आपको इस तरीके के ये जो साइन है, ये सूचनात्मक साइन है, ये आपको सूचना दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ फलाने जगह पेयजल की व्यवस्था है, या मान लीजिए आप पुरुष या जो टॉयलेट वगैरह है जेंट्स लेडीज़ के लिए, उसके लिए आपको यहाँ पर अलग से साइन दिए थे, इसको अपन सूचनात्मक चिन्ह बोलते हैं ना। इसके बाद आगे चलते हैं, अपन वार्निंग साइन के बारे में बात करें तो आप ये याद रखेंगे कि वार्निंग साइन जो आपका है, चेतावनी चिन्ह, एकमात्र ऐसा साइन है जिसका जो इंडिकेशन होता है वो त्रिकोण होता है ना। हमने आपको बताया अभी, जो सबसे पहले आपको बताया था हमने निषेधात्मक चिन्ह, ये भी गोल में था आपका निषेधात्मक चिन्ह। फिर इसके बाद आपका जो आदेशात्मक चिन्ह, ये भी गोल में हुआ। आपका चेतावनी चिन्ह ये आपका वर्गाकार आकार में हुआ, और ये आपका त्रिकोण में हुआ। आप इसको अंडरस्टिमेट ना करें, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूंगा कि एक एक नंबर में पूछेंगे आपसे कि चेतावनी चिन्ह किन आकार में होता है और किस कलर का होता है, ये तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको बताया अभी कि कौन कौन से साइन, कौन कौन से। अब मैं आपको बता दूं एक और, कि जब भी आप हैंड टूल्स का उपयोग करते हैं तो उसके समय आप किस तरीके की सुरक्षा करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होगा, आप फिटर हैं तो आपने फाइल का उपयोग किया होगा, ठीक है। तो आप देखें कि ढीले व टूटे हुए हैंडल की रेती, मतलब फाइल का आप उपयोग ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि वह चलते चलते आप फाइल आपके हैंडल से अलग हो सकती है और आपको कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। चिपिंग करते समय आपके सामने जाली लगाएं, मतलब जब भी आप चिपिंग के माध्यम से कोई चीज़ हटा रहे हो तो आप अपने सामने जाली रखें। हो सकता है कि आपकी चिप जो है वो आपकी हट कर दें, आपको नुकसान पहुंचा दे, है ना। हेक्साइंग करते समय कूलेंट का उपयोग करें। हेक्साइंग समझते ही हैं आप, है ना। हेक्सा के द्वारा किसी वस्तु को काटना, है ना। हेक्सा का ब्लेड आपका ढीला ना हो, है ना। ब्लेड आपका ढीला ना हो, प्रॉपर तरीके से हो। यदि आपका ब्लेड ढीला होगा तो चलते चलते वह निकल भी सकता है और हो सकता है टूट जाए वो, है ना। हेक्सा का ब्लेड लगाते समय दांतें आगे की ओर रखना चाहिए। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अभी अंडरलाइन कर लें। 100% ये क्वेश्चन आपका या तो एलपी टेक्नीशियन में आएगा या फिर आपका आईटीआई टीओ में आएगा, है ना। तो हेक्सा का ब्लेड जो है वो किस तरीके होना चाहिए, तो दांतें उसके आगे की ओर रखने चाहिए, है ना। कटिंग औजार आपको हमेशा जो मेजरिंग टूल्स हैं आपके उनसे अलग रखने चाहिए ना। जॉब पर या फाइल पर आपका तेल ग्रीस आदि नहीं लगना चाहिए। कार को बाइस पे मजबूती से बांधना चाहिए, है ना। तो अभी हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके के हैंड टूल्स का उपयोग करना चाहिए। ये मैं आपको फाइल के माध्यम से और एक इमेज के माध्यम से और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनुपयुक्त हस्त औजार क्या होते हैं ना। आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो, हाँ, इसको आप हैमर बोलते हैं, मारतोल भी बोलते हैं। तो इसमें ये आपने कील वगैरह लगाया इसमें, इसके आपके लकड़ी और हैंडल के माध्यम में फिटिंग करने के लिए। कई बार क्या होगा, ये निकल जाएगा, है ना। इसलिए आप देखें कि आपकी जो मारतोल को पकड़ने की जो आपकी लकड़ी है वो मजबूती से उसमें बंधी हुई है ना। और ये आपका पेंचकस देख रहे हैं, इसकी जो शेप है नीचे से वो ब्लंट हो चुकी है। ये आपकी फाइल है ना। ये आपका चीजल है। इस तरीके के औजार उपयोग करने से बचें, ठीक है। मैं आपको आज यहीं समाप्त करूंगा। मैं इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट विधि हैं आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य लेने की विधि, आपने देखा होगा जो जिससे 100% एक नई क्वेश्चन पूछा जाता है। सेफर विधि क्या होती है, सांस लेने की, है ना, और आपकी अन्य जो विधियाँ होती हैं वो कैसे कैसी होती है, तो इसमें हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मेरा आपका ये अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से पूरा आपका एलपी टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी पूरी तरीके से आपको निःशुल्क रूप में कराऊंगा, है ना। तो आप मेरा साथ दें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।